हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। माइकल फैराडे ने 19वीं शताब्दी में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझाया और इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहा। तो इसके अनुसार क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। तो हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश से कुछ क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और वो माइनस क्यू आवेश में प्रवेश कर रही हैं। दोनों तरफ से हम यही देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और वो माइनस क्यू आवेश में प्रवेश कर रही हैं। तो इसी के अनुसार हमने एक परिभाषा बनाई कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्राकार मार्ग होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है, यानी कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं और वह ऋणावेश पे समाप्त हो रही हैं। अब इसमें एकल आवेश यदि होता है, यदि हम ये कहें कि क्या एकल आवेश से भी क्षेत्र रेखाएं निकल सकती हैं, तो हम कहेंगे निकल सकती हैं, लेकिन उस एकल आवेश से हमें ये नहीं पता चलता कि मान लीजिए आप प्लस क्यू आवेश लेते हैं तो इस प्लस क्यू आवेश में बल रेखाएं जो कहाँ तक जाएंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, यानी कि ये अनंत पर चली गई, अनंत पर जाकर समाप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होगा कि वो अनंत पर जाकर समाप्त हो रही हैं। और यदि हमारे पास माइनस क्यू आवेश है तो इस स्थिति में हमें ये नहीं पता चलता कि क्षेत्र रेखाएं जो है वो कहाँ से आ रही हैं। तो हम वहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से आ रही हैं और इस ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। एकल आवेश होने पर ये स्थिति होती है और इनका जो रूप होगा वो त्रिज्यीय रूप होगा। इसके लिए आगे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझेंगे। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनके गुणों पर। अब जैसा डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्र रेखा जो है वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला हमारे पास जो गुण है वो यही है कि क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब इसके किसी भी बिंदु पर, ये जो हमने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है, इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि हम इसकी किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, जो क्षेत्र रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे हमने ये कहा कि हमने यहाँ पर विद्युत दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी। तो जहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगी उसकी स्पर्श रेखा की दिशा जिस ओर है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी ओर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके और गुण के बारे में यदि हम चर्चा करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। इस प्रकार से कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट गुण था। फिर हम यदि ये बात करें कि जहाँ पर अब जैसे ये इस प्रकार से हमने क्षेत्र रेखा बना दी, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु P है और ये Q है। P बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो पास पास हैं और Q बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं। तो इसलिए यहाँ पर P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा हो जाएगा? प्रबल। और Q पर कैसा हो जाएगा? दुर्बल। यानी कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है और जहाँ पर दूर दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल होता है। ठीक है। और कोई भी क्षेत्र रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से क्षेत्र रेखा है वो गुजर रही है और ये एक बिंदु है C, यहाँ से एक क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है। तो इस C बिंदु से होकर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती, तो इस C बिंदु को क्या नाम देंगे? इस C बिंदु को हम नाम देंगे उदासीन बिंदु। क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु।
यानी कि उदासीन बिंदु वह बिंदु होगा जहाँ से कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गुण क्या है? नेक्स्ट गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। मान लीजिए ये पी बिंदु है, इस पर यदि मान लें कि काट रही हैं तो क्या होगा? यदि काटती हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई पी एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो वह ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट गुण है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ क्या है? जैसे हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक कोई प्लेट है, तो ये समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर जो बल रेखा जो होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी, वो हमेशा क्या होगी? इसके तल के लंबवत होगी। हमेशा क्या होगी? तल के लंबवत होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके नेक्स्ट गुण पे। नेक्स्ट गुण क्या है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे हम इसको, इस प्रकार से हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों समान है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी तो यहाँ पर इस डायग्राम में परिमाण और दिशा दोनों क्या हैं? समान है। और यदि क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हों, ऐसे हों, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों असमान है। यहाँ पर परिमाण और दिशा क्या है? दोनों असमान है। ठीक है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पर परिमाण तो समान है लेकिन दिशा जो है वो समान नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण थे। इसको हम लिख भी लेते हैं इसके अनुसार कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी क्षेत्र रेखा पर स्पर्शिका खींचते हैं तो यह स्पर्शिका उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ये हमने समझाया है। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, ये हमने बता दिया है। हमेशा इस प्रकार से कर्व बनाएंगी, खुला कर्व बनाएंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ की हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं? हमेशा लंबवत होती हैं। अब जैसा हमने पहले बताया था कि एकल आवेश यदि होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होंगी, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लस क्यू लेस देन 0 लिखा हुआ है। अब इसको समझने से पहले हम यहाँ पर ग्राफ को बनाते हैं। हम ग्राफ को जब बनाते हैं तो हम कहते हैं एक बिंदु होता है जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के इस साइड में, राइट हैंड साइड के अंदर, हम ये कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, लेफ्ट में हम कहते हैं एक्स लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या है? एक्स लेस देन का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, और एक्स ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप इस एक्स को हटाकर यहाँ पर क्या लिख दीजिए? यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। क्यू लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, यहाँ पर भी क्यू लिख देते हैं। तो अब हमारे पास क्यू की प्रकृति आ गई, यानी कि जहाँ पर एक्स क्यू लेस देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ऋणावेश है, और जहाँ पर क्यू ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या है? धनावेश। तो अब हमने क्यू की प्रकृति पहचान ली है। अब इसी को हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसकी क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं।
पहले हम लेके चलते हैं Q ग्रेटर देन जीरो। Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब है धनावेश। क्या होगा? धनावेश होगा। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम प्लस Q कह देते हैं। तो अब इस प्लस Q के कारण जो है क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो त्रिज्यीय रूप में होंगी। कैसे होंगी? त्रिज्यीय रूप में। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय रूप में है तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं प्लस है, ये प्लस को हम दिशा जो है वो इस प्रकार से होगी। प्लस की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। ये प्लस है तो प्लस क्यू जो है उसकी दिशा ऐसे होगी बाहर की ओर। प्लस क्यू है तो इसलिए इसकी दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर। अब ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये कहाँ पर समाप्त होंगी हम नहीं कह सकते। तो हमें ये प्रतीत होगा कि ये क्षेत्र रेखाएं जो है वो अनंत पर समाप्त हो रही हैं। ऐसा ही हम Q लेस देन जीरो के लिए ले सकते हैं। Q लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। Q लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? ऋणावेश। तो अब ऋणावेश जो है वो कहाँ पर मतलब इसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ से आएंगी? इसकी क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी। किस प्रकार से आएंगी? ऐसे, ये अनंत से आ रही हैं। इसकी क्षेत्र रेखाएं जो है वो अनंत से आ रही हैं, जबकि प्लस में अनंत की ओर जा रही थी। प्लस में हमने क्या देखा? अनंत की ओर जा रही हैं और माइनस में अनंत से आ रही हैं। तो ये भी त्रिज्यीय रूप हो गया। इसका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का त्रिज्यीय रूप हो गया। ठीक है। तो ये एकल आवेश यदि हम बात करेंगे तो एकल आवेश के कारण इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। और ये हमारे पास क्वेश्चन था कि किसी Q ग्रेटर देन जीरो और Q लेस देन के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि IIT में आया हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि Q1 और Q2 से रिलेटेड जो बल रेखाएं हमारे को दे रखी हैं तो आपको ज्ञात करना है Q1 अपॉन में Q2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा कि पहले आप Q1 से रिलेटेड बल रेखाओं की संख्या गिन लीजिए। संख्या गिनते हैं तो हमारे पास जो बल रेखा कितनी हो जाएगी? 7। Q1 से रिलेटेड बल रेखा कितनी होगी? 7। और Q2 से रिलेटेड कितनी हो गई? 1 2 3 4 होगी। और हमारे को ज्ञात करना है Q1 अपॉन में Q2। तो Q1 से रिलेटेड कितनी बल रेखा है? 7। और Q2 से रिलेटेड कितनी बल रेखा है? क्षेत्र रेखा है 4। तो वैल्यू कितनी होगी Q1 अपॉन में Q2 की? 7/4 होगी। यानी कि Q1 अपॉन में Q2 कितना हो गया? 7/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जितनी Q1 से रिलेटेड बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं हैं वो लिखिए और अपॉन में जितनी Q2 से रिलेटेड क्षेत्र रेखाएं हैं उसको लिख दीजिए, तो वो Q1 अपॉन में Q2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ABC पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। P और Q जो है वो हमारे पास दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों के क्षेत्रफल समान है। इन प्लेटों पर समान परिमाण का आवेश है +Q, और +Q समान प्रकृति का भी है। तो हमारे को ज्ञात करना है ABC जो बिंदु दिए हुए हैं उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हम P प्लेट को लेते हैं। हमने ये P प्लेट को बनाया और यहाँ पर हमने नाम बिंदु दे दिया B, और ये बिंदु है C, और यहाँ पर A बिंदु। ये +Q आवेश से आवेशित है। तो इस P प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो EP नाम दे देते हैं हम इसको। तो हमें पता है कि +Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी EP इस तरफ जो होगी, लेफ्ट हैंड साइड में वो इस तरफ हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में ऐसे हो जाएगी B बिंदु पर। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगी EP। ये तो था P प्लेट के कारण। इसी प्रकार हम Q प्लेट के कारण ले लेते हैं। ये हमने Q प्लेट बना दी, कैपिटल Q प्लेट है। ये भी +Q आवेश से आवेशित है। यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या था? B था।
यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर क्या था, सी था। ये सी बिंदु जो है इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ई क्यू जो है वो इस प्रकार से होगी बाहर की ओर, क्योंकि ये भी प्लस क्यू आवेश है। बी पर ऐसे होगी बाहर की ओर, ए पर भी कैसे होगी, बाहर की ओर। मतलब हमारे को ए बी ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से हमारे को इधर जाना है और इन दोनों इस बिंदु पर हमारे को इस दिशा में जाना है, यानी कि बाहर की ओर ही जाना है हमारे को। प्लस क्यू आवेश है तो बाहर की ओर है और माइनस क्यू आवेश है तो अंदर की ओर है। अब हम दोनों को एक साथ बना लेते हैं। एक साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, ये हमने बना दी पी प्लेट और ये हमने बना दी क्यू प्लेट। ये हमारे पास ए था, पी के कारण जो ई पी की जो दिशा है वो ऐसे थी, हमने देखी है, ये देख लो डायग्राम में, ये रही। और ई क्यू ए बिंदु पर उसकी दिशा भी इसी दिशा में होगी, ई पी की दिशा में ही, तो ई क्यू भी ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पर बी बिंदु है, बी बिंदु पर पहले पी के कारण देख लेते हैं। पी के कारण तो जो है वो इस दिशा में है, ई पी, ठीक है, ई पी जो है वो इस दिशा में है। और ई क्यू देख लेते हैं, ये देखिए बी ई पी किस दिशा में है, पी की ओर जा रही है, इसकी दिशा पी की ओर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु सी और ले लिया। इस सी बिंदु पर हम देखते हैं, पहले तो पी के लिए देखते हैं, क्यू की ओर, क्यू से बाहर की ओर है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ई पी, सॉरी। और क्यू के लिए देखें तो भी ये बाहर की ओर ही जा रहा है, ई क्यू। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए बिंदु पर ई पी और ई क्यू ए की दिशा में है, इसी प्रकार सी बिंदु पर भी ई पी और ई क्यू ए की दिशा में है, जबकि बी बिंदु पर ई पी और ई क्यू विपरीत दिशा में है। पी और क्यू पर दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है, दोनों का आकार एक जैसा है, तो इसलिए ई पी और ई क्यू की वैल्यू जो है वो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आगे टॉपिक आएंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ई पी और ई क्यू की वैल्यू कितनी होती है। ये गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोग है, उसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि ई पी और ई क्यू जो है वो बराबर तभी होगा, उसका परिमाण बराबर तभी होगा जब हम ये कह देंगे कि दोनों समान प्रकृति के आवेश से आवेशित प्लेटें हैं और उनका क्षेत्रफल भी एक जैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले हम ए बिंदु पर निकाल लें, ए पर विद्युत क्षेत्र, ए पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई पी ई ए, सॉरी, परिमाण के रूप में मैं निकाल रहा हूं। ए बिंदु पर ई पी और ई क्यू ए की दिशा में है, ई पी प्लस ई क्यू, और इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा है पी से बाहर। ठीक है, पी से बाहर की ओर, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई बी का परिमाण इक्वल टू ई पी, बी बिंदु जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ई पी और ई क्यू जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस होगा, ई पी माइनस ई क्यू एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा जो है उसी ओर होगी ई बी की, जिस ओर ई पी ज़्यादा है तो ई पी की ओर हो गई, और यदि ई क्यू ज़्यादा है तो ई क्यू की ओर दिशा हो जाएगी। ऐसे ही हम सी बिंदु को लेते हैं,
सी बिंदु में ई पी और ई क्यू एक ही दिशा में है, तो सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ई सी इक्वल टू ई पी वैक्टर प्लस ई क्यू वैक्टर। अब इसकी दिशा कैसे है? क्यू से बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसके परिमाण और दिशा दोनों आ गए। अब यदि यही प्लेटें जो हैं वो ऋणावेशित हो, मान लीजिए ये इस प्रकार से हो, ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, इस प्रकार से हो, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु हो, तब आपको क्या करना है? तब ये पी और क्यू है, तब ई पी की दिशा ऐसे होगी, यहाँ पर भी ई क्यू की दिशा ऐसे होगी, यहाँ पर ई पी जो है वो तो ऐसे होगा, लेकिन ई क्यू ऐसे होगा, यहाँ पर ई क्यू और ई पी दोनों ऐसे होंगे। इसको आप करके ज़रूर देखना, ठीक है। मैं पिछले बेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि ए और सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, जबकि बी बिंदु जो प्लेटों के बीच का बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट रखनी है बात कि यदि दो समान प्रकृति की प्लेटें हैं, आवेशित समान प्रकृति की प्लेटें हैं, तो उस स्थिति में उन प्लेटों के मध्य किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जबकि विद्युत क्षेत्र उन प्लेटों के बाहर होता है। अब यदि हम एक प्लेट ले लें प्लस की, एक प्लेट ले लें माइनस की, तो अब इसमें पी, ए, बी और सी की बात करें, तो यहाँ पर ई पी और क्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ई पी होता है वो इस दिशा में होगा और ई क्यू जो होगा वो इस दिशा में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऋणावेशित है तो अंदर की ओर आएगी और ये धनावेशित है तो बाहर की ओर जाएगी। ऐसे ही यदि सी बिंदु पर बात करें तो ई क्यू जो है वो अंदर की ओर होगा और ई पी जो है वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। ऐसे इस बी बिंदु पर बात करें, बी बिंदु पर ई पी जो है वो ऐसे होगा और ई क्यू जो है वो भी इसी दिशा में होगा, ई क्यू जो है वो भी इसी दिशा में होगा। तो इसको भी आपको करके देखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है ये दो, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। इन दोनों को आपको करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये संधारित्र के लिए है। ये संधारित्र में इस प्रकार की प्लेटों का उपयोग किया जाता है। संधारित्र में आवेशों का जो संग्रह जो होता है वो प्लेटों के बीच में होता है। आवेशों का संग्रह ऊर्जा के रूप में होता है, वो प्लेटों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि प्लस और माइनस यदि प्लेटें हैं समान आकार और क्षेत्रफल की, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आशा है आपको ये न्यूमेरिकल्स और जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मेरा ये प्रयास है कि आपको टॉपिक वाइज जो है हर पॉइंट को पढ़ाया जाए।